स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज टेक में। और आज की वीडियो में हम आईपीसी से यानी कि भारतीय दंड संहिता से जो भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पर एक नज़र डालेंगे। और आप भी अपने आप को रीचेक करिएगा कि कितनी जानकारी आपके पास है। यदि ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हैं। तो चलिए देखते हैं। अपराध और समाज का संबंध जो है अनादिकाल से है। अपराध और समाज का संबंध जो है अनादिकाल से है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब से मानव है या फिर जब से ये समाज है तब से अपराध है, क्योंकि समाज में हर कोई बराबर नहीं है और समाज में हर किसी की सोच बराबर नहीं है। जिस प्रकार से हमारे हाथों की उंगलियां सारी बराबर नहीं है, पाँचों पाँच तरीके की हैं, हाथ की हथेली भी बिल्कुल अलग होती है, तो ठीक उसी प्रकार से समाज में हर एक व्यक्ति की सोच और हर एक व्यक्ति एक तरीके का नहीं हो सकता है। तो यदि समाज में अपराध हो रहा है तो उस अपराध को रोकने के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। समाज में अपराधियों से बचाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। तो ये एक सभ्य समाज की क्या है, निशानी है। यह एक सभ्य समाज की निशानी है कि यदि अपराध होता है तो उस अपराध को रोकने के लिए कोशिश किया जाए, लेकिन यदि वो अपराध हो गया तो जो भी अपराधी है उसे दंड दिया जाए। ठीक है, यानी कि अपराधी को उसके कृत्य के लिए दंड देना ही क्या है, एक सभ्य समाज की निशानी है। इसके बाद समाज में शांति को भंग करने वाले को दंडित की संरचना में रखा गया है। यानी कि अगर कोई जो हमारे समाज है, समाज में जो शांति व्यवस्था बनाई गई है उसको कोई क्या करता है, उसका हनन करता है, उसको खंडित करता है, उसको भंग करता है, तो बिल्कुल वो क्या हुआ, दंड का पात्र हुआ, उसे दंडित किया जाना चाहिए। शांति और सुरक्षा से समाज को संरक्षित करने के लिए दंड राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपराधियों को दंड दिया जाना राज्य का परम कर्तव्य होता है। ये बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम जान लेते हैं कि आईपीसी, ये सारी चीज़ें तो पुराने समय से चली आ रही थी और ये जस्ट एक हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था कि कानून, नियम या फिर अपराध जो भी है ये क्या है, पुराने समय से चला आ रहा था। लेकिन अब जो हमारे आईपीसी है, जो भारतीय दंड संहिता है, इसकी नींव कैसे पड़ी, ये कैसे विकसित हुआ। तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में हुई थी। प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1834 में हुई थी। और जब 1834 में भारतीय विधि आयोग बना था तो लॉर्ड मैकाले द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। लॉर्ड मैकाले द्वारा किसका नेतृत्व किया गया था, जब भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई थी तो लॉर्ड मैकाले द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद जानते हैं 6 अक्टूबर 1860 को यह संहिता यानी कि भारतीय दंड संहिता पारित किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता पारित कब हुई थी। तो भारतीय दंड संहिता पारित हुई थी 6 अक्टूबर 1860 में। कहीं कहीं पे आप देखते होंगे कि आपको बुक में देखने को मिलता होगा कि आईपीसी 1860, ठीक है, 1860। इसके बाद 1 जनवरी 1862 में इसे लागू किया गया था, यानी कि इसे अपनाया गया था। इसे क्या किया गया, प्रेषित किया गया, सभी लोगों के लिए इसे लागू कर दिया गया 1 जनवरी 1862 को। आईपीसी लागू कब हुई थी, 1862 में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि आईपीसी लागू कब हुआ था और आईपीसी पारित कब हुआ था। ठीक है, तो आईपीसी लागू हुआ था 1862 में और आईपीसी जो है पारित हुआ था 1860 में। तो ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। अब चलिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और ये यहाँ पे हम आपको बता भी देते हैं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अपराध होना, समाज में अपराध तो होगा ही, समाज है तो समाज में अपराध होगा। कुछ अच्छे कृत्य भी होंगे, कुछ बुरे कृत्य भी होंगे, क्योंकि समाज जो है अच्छे और बुरे सभी लोगों से बनकर के मिला है। इस समाज में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोग रहते हैं। तो अपराध के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें होती है। अपराध के लिए पहले तो मतलब कि मानव का होना आवश्यक है। इसके बाद आपराधिक आशय का होना आवश्यक है, यानी कि बिना आपराधिक आशय के, बिना आशय के आप
कोई भी अपराध नहीं करेंगे। अगर आप किसी को चोट पहुंचा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। हो सकता है उससे पहले उसने आपको चोट पहुंचाया हो और बदले में आप उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मानव का होना, आपराधिक आशय होना और इसके बाद आपराधिक कृत्य होना, यानी कि कृत्य का मतलब वो काम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी को किसी ने चाटा दे दिया, ठीक है, तो चाटा देने से पहले क्या है, उसका कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। बिना वजह तो किसी को थप्पड़ देगा नहीं। अगर थप्पड़ दिया है तो थप्पड़ देने का कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ उद्देश्य है, कुछ सबक देना चाहता होगा। या फिर हो सकता है कि वो थोड़ी सी क्या है ज़्यादा ओवर एटीट्यूड में आकर के किसी को थप्पड़ जड़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपराधिक कृत्य हो रहा है, आपराधिक काम हो रहा है, तो अपराध के लिए ये क्या है, आवश्यक है। इसके बाद क्या है, मानव क्षति आवश्यक है, क्षति होना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा कि अपराध के आवश्यक तत्व निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, हो सकता है कि 3 पॉइंट्स ऐसे हो जाएंगे जो अपराध के तत्व नहीं होंगे, 1 पॉइंट हो जाएगा जो अपराध के तत्व होंगे। तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पता होना चाहिए कि अपराध के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। तो अपराध के लिए मानव, आपराधिक आशय और आपराधिक कृत्य और क्षति का होना आवश्यक है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं अपराध के लिए, क्राइम के लिए ये 4 कंपोनेंट्स हैं, मानव, आशय, कृत्य और क्षति। ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं धारा 1 क्या कहता है, संहिता, ठीक है। आईपीसी का सेक्शन 1 क्या कहता है, संहिता का विस्तार, ठीक है। संहिता का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, यानी कि आईपीसी जो है ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके भारत के सभी राज्यों पर लागू की गई है। और मतलब कि इसे किस प्रकार से लागू किया गया है ये हम सेक्शन 1 में पढ़ते हैं। सेक्शन 2 में क्या चीज़ें दी हैं, सेक्शन 2 में दिया हुआ है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी कि भारत के भीतर यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे किस प्रकार का दंड दिया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि अपराध और अपराध के लिए दंड का जो प्रावधान है वो सेक्शन 2 में दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद धारा 3 में क्या चीज़ है, भारत से परे किंतु भारत के विचाराधीन अपराधों का दंड, यानी कि आपने भारत में वो जो भी अपराध किया है नहीं किया है, आप किसी बाहर के देश में क्या कर रहे हैं, कोई आपराधिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिसकी सुनवाई भारत में होगी, ठीक है, तो जिसके लिए आपको दंड भारत में दिया जाएगा, तो ये क्या है, सेक्शन 3 में आता है। आईपीसी की सेक्शन 3 में क्या आता है, यदि कोई ऐसा आपराधिक कृत्य जो कि आपने भारत देश से बाहर किया, अपने देश में ना करके किसी दूसरे देश में किया है, लेकिन आपको उसका दंड जो मिलना है वो भारत देश में मिलेगा। मान लीजिए कि आप ड्रग्स स्मगलर हैं, ठीक है, आपने क्या किया, किसी बाहरी देश को क्या किया, ड्रग सप्लाई किया, तो उसका दंड आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि अभी आपका जो सिटीजनशिप है, जो आपकी नागरिकता है भारत की है, तो आपको दंड भी कहाँ से मिलेगा, भारत से मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 4 में भारतीय नागरिकों द्वारा बाहर किया गया अपराध, यानी कि सेक्शन 4 में यह बताया गया है कि भारतीय नागरिक वह अपराध जो बाहर देशों में करते हैं उनको रखा गया है कि मतलब कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जो बाहर के देशों में वो करते हैं, तो अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर किया गया अपराध, जैसा कि आपको पता है कि व्यापार का सबसे बड़ा स्रोत जो है स्थल मार्ग है। व्यापार तो लगभग जल, थल और नभ तीनों स्तरों पे किया जाता है, लेकिन व्यापार की अगर बात की जाए तो सबसे बड़े पैमाने पे जो हम व्यापार करते हैं वो जल मार्गों से करते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा भी कई बार जाता है कि व्यापार का, विश्व में व्यापार का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो जल मार्ग है, क्योंकि बहुत जैसे स्थल मार्गों से अगर हम व्यापार करते हैं तो बहुत सारे टैक्स देने होते हैं। और आपको पता है एयरलाइन से जब भी कोई भी चीज़ें लानी होती है, पहली बात तो वो डिसाइडेड होता है कि इतने वेट का ही आप सामान ला सकते हैं, इतना ही ला सकते हैं, कई सारी क्राइटेरिया होती है उसमें। तो ठीक उसी प्रकार से हम ना तो एयरलाइन का यूज कर सकते हैं, ना तो स्थल मार्गों का टैक्स से बचने के लिए हम जल मार्गों का यूज करते हैं व्यापार में मुनाफे के लिए। और ये एक मतलब कि एक सस्ता जरिया भी होता है और एक आसान सा जरिया भी होता है व्यापार करने के लिए।
जल मार्ग। ठीक है, तो जल मार्गों में क्या होते हैं कि जल मार्गों द्वारा क्या किया जाता है, जब पोत या विमान पर किसी भी प्रकार का अपराध किया जाए, मान लीजिए किसी भी पोत को, किसी भी विमान को किसी दूसरे पोत या फिर किसी विमान ने क्या कर लिया, लूट लिया, या किसी ने लूट लिया, तो ये एक आपराधिक क्या हुआ, ये एक आपराधिक मुद्दा है। तो ये किस प्रकार का आपराधिक मुद्दा है, ये सेक्शन 4 में बताया गया, आईपीसी की धारा 4 में बताया गया है। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेक्शन 4 क्या कहता है, या सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 2 क्या कहता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि किस सेक्शन में ये चीज़ें बताई गई हैं। तो आपको जब ये पॉइंट्स पता होंगे तभी आप सही आंसर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। साइबर क्राइम भी सेक्शन 4 में बताया गया है, यानी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए किया गया अपराध किस में आता है, धारा 4 में आता है। यानी कि साइबर क्राइम जो होता है, या फिर कंप्यूटर साधन के द्वारा जो भी, टेक्नोलॉजी साधन के द्वारा जो भी अपराध किए जाते हैं वो धारा 4 में आते हैं। धारा 4 में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देश के बाहर किया गया अपराध धारा 4 में आता है, और जल मार्गों से मतलब जल मार्गों में विमान या फिर पोत के ऊपर किया गया अपराध ये भी सेक्शन 4 में आता है, और साइबर क्राइम जो होता है ये भी धारा 4 में आता है, आईपीसी की धारा 4 में आता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब हम जानते हैं सेक्शन 5 के विषय में। सेक्शन 5 हमारा क्या कहता है, सैन्य न्यायालय द्वारा दंड देने पर रोक नहीं होगी। देखिए क्या होता है कि सैन्य न्यायालय द्वारा, सेक्शन 5 क्या कहता है कि सैन्य न्यायालय द्वारा दंड देने पर रोक नहीं होगी। ठीक है, अब एक चीज़ जान लीजिए कि हर जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग लॉ और कानून है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर मान लीजिए कोई एक आदमी चोरी का सामान अपने घर पे रखता है तो उसे क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, क्योंकि उसने चोरी का आइटम अपने घर पे रखा, तो वो एक क्या है, क्राइम है। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला किसी चोर से उस चीज़ को लेकर के अपने घर पे रखता है और उसे पेशी के लिए ले जाता है, तो पुलिस वाला क्या है, पुलिस वाला यहाँ पे दंड का पात्र नहीं होगा, वो आपराधिक नहीं होगा। तो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें सेक्शन 5 में बताई गई है कि सैन्य न्यायालय द्वारा दंड देने पर रोक नहीं होगी। देखिए सेक्शन 6 है कि सेक्शन 6 में क्या है, परिभाषाओं के अपवाद को अधीन समझा जाएगा। यानी कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आईपीसी में हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, और जो कमी रह जाती है उन कमी को पूरा किया जाता है, तो वो अलग तरीके से निकल के आता है, और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, अपवाद या एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो अब जानते हैं कि ये आईपीसी में जो एक्सेप्शंस हैं, जो चीज़ें हैं, उनको किस तरीके से रखा गया है। मान लीजिए कि क्राइम हुआ, लेकिन अगर कोई 3 साल का बच्चा क्राइम करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्राइम तो हुआ है, अपराध तो हुआ है, लेकिन करने वाला अपराधी नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या है, 5 साल के भीतर का, 7 साल के भीतर का बच्चा क्या है, वो अबोध बालक में आएगा। और अबोध बालक यदि कोई भी क्राइम करता है तो वो क्राइम के अंदर नहीं आता है, अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और इन्हीं चीज़ों को क्या बताया गया है, एक्सेप्शंस बताया गया है। ठीक है, यदि क्या होता है, कोई क्राइम महिला करती है तो उसको क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। वही क्राइम अगर कोई पुरुष करता है तो उसको वहाँ पे पूरा दंड का प्रावधान किया जाता है। तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए कानून का जो नियम है वो अलग अलग है। तो इन्हीं चीज़ों को क्या किया गया है, जो भी अलग अलग नियम बताए गए हैं वो धारा 6 में बताए गए हैं। इसके बाद हम धारा 10 देखेंगे। धारा 10 में पुरुष की आयु का नर, यानी कि पुरुष किसी भी आयु का हो, यानी कि नर शब्द को परिभाषित किया गया है। मेल वर्ड को परिभाषित किया गया है, मेल वर्ड की परिभाषा दी गई है किसमें, धारा 10 में दी गई है। और धारा 10 में ही फीमेल वर्ड की भी डिफिनीशन दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन एक एक करके पूछे गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आईपीसी की किस सेक्शन में नर शब्द को, नर या फिर मानव या फिर मेल वर्ड को डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। इसको आप लोग इसे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे है धारा 14। धारा 14 में क्या चीज़ें हैं, धारा 14 में सरकार का सेवक, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है
और कोई भी आधिकारिक सेवक, गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट कर्मचारी है, गवर्नमेंट सेवक है, जो कोई भी है, वो इनके सभी कार्य या फिर आपराधिक कृत्य या जो भी कृत्य हैं ये किस में आते हैं, सेक्शन 14 में बताए गए हैं। अब ये लोक सेवक का मतलब है क्या, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो लोक सेवक किसे बोलते हैं, विधि के अनुक्रम में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, इनमें से 3 सेनाएं, न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी तथा कोई भी अन्य अधिकारी जिसका कर्तव्य लोक कर्तव्यों का निर्वहन करना है, वो क्या कहलाता है, लोक सेवक कहलाता है। ठीक है, धारा 14 में लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है। और लोक सेवक शब्द क्या होते हैं, लोक सेवक शब्द बताया गया आईपीसी में, ये 3 सेनाएं हैं, न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, कोई भी अन्य अधिकारी जिसका कर्तव्य है कि लोगों के कल्याण के लिए वो कार्य करेगा, तो ये क्या होते हैं, लोक सेवक कहलाते हैं। लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य, हर मध्यस्थ या सक्षम लोक प्राधिकारी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी ऐसा व्यक्ति है जो लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, ठीक है, वो क्या है, लोक सेवक कहलाएगा। ठीक है, आगे इसको आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नगर आयुक्त भी लोक सेवक है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद धारा 22 देखते हैं, 22 देखते हैं। जघन संपत्ति, जघन संपत्ति किसे बोलते हैं, चल संपत्ति को बोलते हैं। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आता है। और चल संपत्ति किसे, मूवेबल, जो भी आपके संपत्तियां हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो मूव कर सकती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, हम जिन्हें आसानी से ले जा सकते हैं, जैसे मुद्राएं, सोना चांदी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं चल संपत्ति बोलते हैं। और चल संपत्ति, अब देखिए जैसे वृक्ष है, वृक्ष क्या है, उसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक होंगी, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, तो वो क्या है, वो अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति भूमि है, खेत का कोई टुकड़ा है, तो क्या आप खेत के टुकड़े को कहीं दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। मकान है, मकान को कहीं ले जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं। तो ये अचल संपत्तियां हैं। लेकिन धारा 22 में किनको रखा गया है, धारा 22 में चल संपत्तियों को रखा गया है, और जिसमें मूर्त संपत्ति भी आती है। ठीक है, और भूबद्ध या फिर भूमि से जुड़ी कोई वस्तु हुई, कोई भी वस्तु, ये जो है ये क्या है, आपकी चल संपत्ति में बिल्कुल नहीं आते हैं, भूबद्ध या भूमि से जुड़ी हुई कोई वस्तु। तो ये क्या है, अचल संपत्तियां हैं। ठीक है, भूमि से जुड़ा हुआ, जैसे वृक्ष की बात हो गई। अब छोटा पौधा है तो आप उसको एक जगह से दूसरे जगह को ले जा सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा वृक्ष है तो आप उसे उठा करके कहीं एक जगह से दूसरे स्थान को नहीं ले जा सकते हैं। तो धारा 22 में क्या है, चल संपत्ति को डिफाइन किया गया है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 23 के विषय में, सदोष लाभ क्या है, अवैध रूप से प्राप्त लाभ, जैसे कि हम ब्लैक मनी को भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, सदोष लाभ है। यानी कि एक प्रकार की ऐसी चोरी जिसे हम क्या करते हैं, छिपा करके रखते हैं। ठीक है, मतलब दिखाना नहीं चाहते हैं, है तो वह मुद्रा ही, पर हम उसे दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, हम उसका यूज क्या करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, हम नहीं बताते हैं हमको इतने का मुनाफा हुआ है, तो ये क्या है, ब्लैक मनी है। जैसे हम ये डिनोट नहीं करते कि हमको कितने का लाभ हुआ है, हमें कितने का लाभ हुआ है, ये क्या है, ब्लैक मनी है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि कोई सामान है, आपने 150 में ख़रीदा और उसका आप मूल्य जो आप अंकित करा रहे हैं 50 रुपये करा रहे हैं। ठीक है, बिल आपने 50 रुपये का बनवाया, तो ये क्या है, ये आपने और किसी और को आप क्या कर रहे हैं, और भी महंगे दामों में लेकर के बेच रहे हैं, तो ये क्या हुआ, आपका सदोष लाभ हुआ। यानी कि अवैध रूप से लाभ प्राप्त करना क्या होता है, सदोष लाभ होता है। और सदोष हानि है, सदोष हानि जब क्या किया जाए, किसी को हानि पहुंचाया जाता है, अपने लाभ के लिए आप क्या करते हैं, किसी और को हानि पहुंचाते हैं। यानी कि सेक्शन 23 में क्या चीज़ें दी गई हैं, सदोष अभिलाष अभिलाभ, यानी कि हानि लाभ जो भी है सदोष, उन सभी शब्दों को इसमें परिभाषित किया गया है। विधिक रूप से हकदार व्यक्ति की हानि, यानी कि जो भी व्यक्ति है उसको हानि पहुंचाई गई हो, तो धारा 23 में हम क्या पढ़ेंगे, सदोष शब्द की परिभाषा और सदोष लाभ, सदोष हानि, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद
धारा 24 में बेईमानी शब्द को परिभाषित किया गया है। बेईमानी शब्द क्या होता है? बिना मतलब कि आप मतलब बिना किसी के इच्छा की, ठीक है, बिना किसी के इच्छा की उसके धन पे आप क्या करें? कब्जा कर ले। ये क्या होता है? बेईमानी कहलाता है। जब देखो क्या होता है, कोई अपने मन से किसी चीज़ को दे और आप बिना उसे बताए, बिना उसके मन के आप क्या कर लेते हैं? उस चीज़ को ले लेते हैं, तो इसे बेईमानी कहा जाता है। ठीक है, तो किसी को सदोष लाभ या अन्य को हानि पहुंचाना बेईमानी कहलाता है। ठीक है, ये आपका सेक्शन 24 में बताया गया है। कपट शब्द की बात की गई है। सेक्शन 25 में कपट शब्द को परिभाषित किया गया है। कपट शब्द का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, किसी की वस्तु है और आप सोचते हैं कि उसे लौटा तो रहा हूँ लेकिन अपना भी लाभ थोड़ा सा मैं कर लूँ। यानी कि आपको किसी ने ढेर सारी एक टोकरी में फल दे दिए, आपने सोचा गिना तो होगा नहीं, चलो इसमें से 2-4 निकाल लेता हूँ, क्या करना है, फिर वापस कर देता हूँ। तो इसमें से क्या हुआ, आपके अंदर कपट आया, आपने क्या किया, उस चीज़ को अपने पास भी सेव करके रख लिया। तो इस प्रकार से किया गया कृत्य क्या है? आपराधिक कृत्य है, और ये क्या हुआ? कपट हुआ। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं विश्वास करने का कारण, प्रयास हेतु रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 26 में बताया गया है कि आपने किसी को अपने विश्वास पर रखा और वो आपको चीट करे, यानी कि चीटिंग शब्द को, धोखा शब्द को सेक्शन 26 में बताया गया है। विश्वास करने का कारण यानी कि विश्वास करने का कारण यानी कि जब आप किसी पे विश्वास करते हैं और आपको वहाँ पे छल मिले, आपको छला जाए, आपको धोखा दिया जाए, तो आईपीसी की सेक्शन 26 में इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 27 क्या कहता है? पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति मालिक की संपत्ति मानी जाएगी। अब देखिए ये बहुत काम का सेक्शन है। देखिए जैसे होता क्या है कि आप देखते होंगे कि परिवार का एक मुखिया होता है, वैसे ही पत्नी के ऊपर देखा जाए तो पति का पूरी तरीके से वर्चस्व होता है। ठीक है, तो अगर पति पूरी तरीके से परिपूर्ण है, यानी कि बहुत ही धनवान है, और वो क्या कर रहा है कि उसके पास बहुत ज़्यादा आमदनी हो गई और अब वो सोच रहा है कि मैं अपने नाम से प्रॉपर्टी या फिर बाकी संपत्ति नहीं रखूँगा, क्योंकि अगर मैं रखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो अब क्या कर रहा है, अपनी पत्नी के नाम से क्या कर रहा है, चीज़ों को ले रहा है। और उसने क्या किया, एक कार ले लिया, और कार से क्या हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया। तो दोषी कौन होगा? ठीक है, तो इसका दोषी भी कौन होगा? इसका दोषी भी उसका पति माना जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे क्या होता है कि कोई गाड़ी अगर एक्सीडेंट करती है तो लोग ड्राइवर को तो बाद में, पहले गाड़ी के मालिक को पकड़ते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि पत्नी लिपिक या फिर सेवक के कब्जे की संपत्ति, यानी कि इनके अंदर की जो भी संपत्ति होगी वो क्या होगी, मालिक की संपत्ति मानी जाएगी। यानी कि जो भी इनके मालिक होंगे, जैसे पत्नी का मालिक पति है और लिपिक या फिर सेवक का मालिक जो भी है वो क्या होगा, वो दंड का पात्र होगा, वही उस संपत्ति का मालिक माना जाएगा। आशा करते हो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद है धारा 28 सेक्शन 28 में कूटकरण शब्द को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। कूटकरण का मतलब होता है जैसे डुप्लीकेट चीज़ें बनाना। कूटकरण करने का मतलब डुप्लीकेट, जैसे अभी बीच में आया था कि टाटा नमक का जो प्रोडक्ट है उस सेम वही पैकेट सारी चीज़ें, और उसको रफली तरीके से बनाया जाता था। मतलब कि टाटा प्रोडक्ट का पैकेट होता था लेकिन उसके अंदर गलत मटेरियल्स लोगों को खिलाए जाते थे। तो ये क्या है, ये टाटा नमक का कूटकरण किया जाता था, यानी कि उसका डुप्लीकेट पैकेजिंग किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो कूटकरण शब्द को धारा 28 में बताया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक वस्तु को दूसरे व्यक्ति के वस्तु के समान बनाना, जैसा कि मैंने बताया कि टाटा नमक को क्या किया जाता था, अब नमक, बाकी नमक भी सफ़ेद होते हैं, टाटा नमक भी सफ़ेद होता है, बारीक होता है, जो भी है, तो अंदर की क्वालिटी तो लोग बाद में जानेंगे ना। लेकिन हुआ क्या कि उसी पैकेट को, सेम वही पैकेट क्या किया जाता, पैकिंग के लिए यूज किया जाता था, जिससे ग्राहक क्या होते थे, उसे समझ नहीं पाते थे कि वो कौन सा नमक इस्तेमाल में ला रहे हैं। इसके बाद जो है जिससे धोखा हो सके, यानी कि ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करना कि जो
हूबहू दूसरी चीज़ के अनुरूप बनी हुई हो, जो एक्चुअल चीज़ के अनुरूप बनी हुई हो। ठीक है, तो इसे हम कूटकरण कहते हैं। जैसे कभी कभी बीच में मुद्दा आ जाता है कि नकली नोट, जाली नोट, ठीक है, तो यानी कि असली नोट की तरह दूसरी नोट जो बनाई गई है वही क्या है, नोटों का कूटकरण है। धोखा देना, सेम उसी जैसा दूसरा वस्तु बनाना, ऐसा कार्य धोखा करने का आशय होता है। कोई कार्य द्वारा धोखा दिया जाने की संभावना हो, मतलब कि कार्य का जो पूरा आशय है वो क्या है, धोखा दिया जाना है। बिल्कुल, अगर आप कोई भी चीज़ डुप्लीकेट करते हो, डुप्लीकेट कर रहे हो, तो आप पहले वाले जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप पहले वाले जैसे हो नहीं, पर आप पहले वाले जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो भी सेक्शंस और धाराएं हैं आगे हम लोग कवर किया जाएगा आगे की वीडियो में। तो यदि आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल का मेंबरशिप नहीं लिया है वो चैनल का मेंबरशिप ले लें, ताकि कंप्लीट एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो भी कोर्स है वो आप देख पाएँ और अपनी तैयारी को और भी अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।